आज हम देखेंगे बीसीडी रिपल काउंटर क्या होता है। बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल और रिपल मतलब एसिंक्रोनस काउंटर, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अब बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो भी 4 बिट्स के फॉर्म में, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक हम एक्सप्रेस कर सकते हो। इसमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ती है? 4 बिट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये वाला काउंटर इस तरह का, मतलब ऐसा काउंट जो काउंटर कर सके, वो काउंटर हमें आज डिजाइन करना है। अब देखो, हमने जैसे कि मैंने पहले काउंटर्स बताए थे, उसमें बताया था कि अगर कोई 2 बिट काउंटर है तो 2 बिट काउंटर, इसका मतलब उसमें कितने रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है? 2 रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो 2 रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होती है? 2 raised to the power 2 is equals to 4। 4 टोटल स्टेट्स होती है, मतलब वो 0 से लेकर 3 तक काउंट कर सकता है। 0 से लेकर 3 तक हो गए टोटल 4 स्टेट्स। इसी तरह से अगर 3 बिट काउंटर है, इसका मतलब वो 2 raised to the power 3 is equals to 8, मतलब उसमें 8 स्टेट्स होंगी। 0 से लेकर 7 तक वो काउंट करेगा। अब अगर कोई 4 बिट काउंटर है तो 4 बिट काउंटर मतलब 2 raised to the power 4 is equals to 16, मतलब 0 से लेकर 15 तक वो काउंट करेगा। अब ये वाला काउंटर तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें तो 9 तक काउंट करना है। ऑब्वियसली ये वाला काउंटर भी हम नहीं यूज कर सकते, तो हमें काउंटर कौन सा यूज करना है? 4 बिट काउंटर यूज करना है। और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 4 बिट्स की जरूरत है, तो 4 बिट काउंटर हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि 4 बिट काउंटर है, इसका मतलब वो तो 0 से लेकर 15 तक काउंट करेगा। 0 से लेकर 15 तक काउंट करेगा, मतलब देखो ये 0 से लेकर 9 तक का सीक्वेंस हो गया। उसके बाद में इसी काउंटर में क्या जनरेट हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से 1 1 1 1 तक ये वाला काउंटर क्या करेगा? काउंटिंग करेगा। लेकिन हमें यहां पर आकर क्या करना है? रुक जाना है। इसके बाद हमें काउंटिंग नहीं करनी है, मतलब जैसे ही ये वाला काउंट आता है वैसे ही हमें वापस कहां पे चले जाना है? 0 पे चले जाना है। मतलब इस वाले आउटपुट को हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। इस वाले आउटपुट को इग्नोर कर अगर हमने कर दिया तो हम ऑब्वियसली यहां आगे भी नहीं जाएंगे। इसके बाद सीधे हम कहां चले जाए? यहां पर चले जाए। तो हमें क्या करना है? इस वाले आउटपुट को क्या करना है? इग्नोर करना है। अब वो हमें इग्नोर कैसे करना है, तो उसके पहले हम देखते हैं। अब देखो, क्योंकि क्या है, ये एक 4 बिट काउंटर होगा। 4 बिट काउंटर होगा, इसका मतलब कितने रजिस्टर्स इसमें लगेंगे? 4 रजिस्टर्स इसमें लगेंगे। 1 2 3 4, ये 4 रजिस्टर्स इसमें लगेंगे। अब यहां पे हम यहां से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टोर करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं, मान लिया इस वाले फ्लिप फ्लॉप का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, मतलब ये J0 K0 इनपुट्स इसमें जाएंगे, इसमें J1 K1 और इसमें J2 K2 और इसमें क्या जाएंगे? J3 और K3 इनपुट्स इसमें जाएंगे। इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? Q0 होगा। इसका आउटपुट Q1 होगा। इसका आउटपुट क्या होगा? Q2 होगा। और इसका आउटपुट क्या होगा? Q3 होगा। ये होगा। तो अब देखो, ये क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो Q3 इसको ले लेते हैं हम। इसको क्या ले लेते हैं? Q2 और इसको हम क्या ले लेते हैं? Q1 और इसको क्या ले लेते हैं? Q0 ले लेते हैं। 0 1 2 3, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है। अब हमें पता है कि हम J और K इनपुट तो 1 1 ही देते हैं, तो हम वो 1 1 ही देंगे। इसकी फेयर डिजाइन हम बाद में देखते हैं, ये जस्ट एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। तो अब J के इनपुट्स तो इनमें सब में 1 1 ही जाने वाले। अब बस बात ये आती है कि हम ऐसा कौन सा लॉजिक लगाएं कि जैसे ही 1 0 1 0 मिले, हम क्या कर दें? सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर दें? क्लियर कर दें, ताकि हमें सभी में Q3 Q2 Q1 सभी में वापस क्या मिल जाए? 0 0 0 0 मिल जाए। ऐसा हम क्या अप्लाई करें? तो अब ऐसा करने के लिए मैंने पहले भी जब मोड 6 काउंटर बताया था तो आपको बताया था कि एक प्रीसेट और क्लियर करके कुछ होते हैं। प्रीसेट और क्लियर जो कि क्या होते हैं? एक्टिव लो इनपुट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ओवरराइडिंग इनपुट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्टिव लो इनपुट्स होते हैं, मतलब ये तभी वर्क करते हैं जब इन पे 0 दिया जाता है। अब देखो, इस प्रीसेट का वर्क क्या होता है? सभी फ्लिप फ्लॉप्स को 1 सेट कर देना। मतलब अगर मैंने इन सभी में प्रीसेट अप्लाई किया है तो इसका मतलब ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रीसेट का ये वर्क होता है। क्लियर इनपुट का क्या वर्क होता है? सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर देना है? क्लियर कर देना है, मतलब सभी को क्या कर देना है? 0 कर देना है। अब एक्टिव लो की बात हो रही है, तो एक्टिव लो का मतलब क्या होता है? वैसे इनको एक्टिव हाई मोड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्टिव लो बता रही हूँ। एक्टिव लो का मतलब क्या होता है कि जब इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब इन इनपुट्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तभी ये क्या करेंगे? वर्क करेंगे। मतलब जब इस प्रीसेट की वैल्यू 0 होगी तो ये सभी को क्या कर देगा? 1 सेट कर देगा। और जब इस
क्लियर की वैल्यू 0 होगी तो ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, मतलब 0 कर देगा। तो दे आर एक्टिव ओनली व्हेन देयर इनपुट्स आर 0, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक्टिव लो होते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि जब ये वाला आउटपुट आता है, मतलब जब Q2 की वैल्यू Q3 की वैल्यू हमें मिलती है 1, किसकी, Q3 की वैल्यू हमें मिलती है 1, Q2 की वैल्यू हमें मिलती है 0, Q1 की वैल्यू हमें मिलती है 1 और Q0 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो उस केस में हमें करना क्या है, इन सभी को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, ठीक है। तो अब हमें देखो, अब हमें यूज क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नैंड गेट का यूज करना पड़ेगा। देखो हमें यही लॉजिक ध्यान रखना है, कौन सा, यही वाला लॉजिक हमें ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे नैंड गेट का यूज करना है। अब देखो हमें करना क्या है, क्योंकि 4 बिट काउंटर है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या ले लिए, 4 फ्लिप फ्लॉप्स ले लिए हैं। यहाँ से हमें LSB और यहाँ पे है हमारी क्या मिलेगी, MSB मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये Q0, Q1, Q2, Q3 ये क्या मिलेंगे, हमें आउटपुट्स मिलेंगे। क्योंकि ये क्या है, ट्रिपल काउंटर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा इसके लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा, मतलब इसका जो आउटपुट Q0 है इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा। और ये सभी क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स है, मतलब क्लॉक की फॉलिंग एज पर ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे। फॉलिंग एज मतलब देखो ये होती है, क्लॉक होती है। फॉलिंग एज मतलब जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 से 0 होगी तभी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो अब देखो, अब इसी तरह से Q1 इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा, इसका जो आउटपुट है ये इसके लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा। और मेन जो क्लॉक पल्स हमें देनी है वो कहां से देनी है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जो फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर रहा है वहां से हमें क्या देनी है, मेन क्लॉक पल्स देनी है। तो ये क्या है, हमारा 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर तो है। अभी तक ये सिर्फ क्या है, 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है। अब इसको हमें BCD रिपल काउंटर बनाना है। तो अब मतलब अभी तक ये वाला जो काउंटर है ना, कैसे वर्क करेगा, 0 से लेकर 15 तक पूरा काउंट करेगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, इसको BCD रिपल काउंटर बनाना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना है, इस वाली स्टेट को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। मतलब इग्नोर नहीं करना है, इस वाली स्टेट पे आते से हमें क्या कर देना है, इन पूरे फ्लिप फ्लॉप्स को, सभी फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना है। किस स्टेट पे आके, जब Q3 की वैल्यू 1 हो, Q2 की वैल्यू 0 हो, Q1 की वैल्यू 1 हो और Q0 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। उस केस में हमें क्या कर देना है, इन सभी को रीसेट कर देना है। तो देखो Q3 की वैल्यू 1, अब हमें क्या लेना है, एक नैंड गेट लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्या ले लें, एक नैंड गेट लगा लें। तो ये लगा दिया हमने, नैंड गेट लगा दिया। अब क्यों लगाया ये नैंड गेट, अभी मैं बताती हूँ आपको। ये नैंड गेट लगा दिया। अब इसके हमें इनपुट्स क्या देने हैं, Q3 इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब Q3 तो हमें क्या देना है, एज इट इज देना है। तो यहां से दे दिया हमने Q3। फिर Q2 इज इक्वल्स टू 0, तो Q2 के लिए हमें क्या लगाना है, यहाँ पे इन्वर्टर लगाना है। तो ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया। इसके बाद में हमें Q1 की वैल्यू देनी है 1, तो Q1 की वैल्यू हम क्या देंगे, मतलब Q1 की वैल्यू है 1, तो हम Q1 को भी क्या दे देंगे, सिंपली दे देंगे। और फिर Q0 की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब Q0 के आगे भी हमें क्या लगाना है, इन्वर्टर लगा के फिर देना है। तो ये Q0 के आगे ये क्या हो गया, इन्वर्टर। तो ये Q3 और ये Q2 का कॉम्प्लीमेंट, Q1 और Q0 का भी देना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। अब ऐसा देने का रीजन क्या है, और फिर यहां से ये जो आउटपुट आएगा वही क्या करेगा, इनके लिए क्लियर इनपुट का काम करेगा। अब कैसे होगा, देखो जब Q3 की वैल्यू होगी 1 तो यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। जब Q2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहां से 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, 1 जाएगा। जब Q1 की वैल्यू होगी 1 तो यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। जब Q0 की वैल्यू होगी 0 तो यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो इस तरह से ये सभी क्या हो गए, 1। अब क्योंकि ये क्या है, नैंड गेट है, नैंड गेट है मतलब जब सभी इनपुट्स 1 होते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहां से क्या मिला, 0। अब मैंने क्या बताया था कि क्लियर इनपुट कब काम करेगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब इस क्लियर इनपुट की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या करेगा, अपना वर्क करेगा, मतलब ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स को सेट कर देगा, क्या कर देगा, 0, मतलब रीसेट कर देगा। क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो देखो यहां से क्लियर इनपुट की वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी, जिसकी वजह से ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब हम बाकी के केसेस में देखते हैं। एक बार मान लिया कि ऐसा कोई सा केस आता है, 0 1 1 1 आता है, मतलब Q3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है।
Q2 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1 और Q0 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो उस केस में अगर देखो यहाँ पे Q3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो Q3 की वैल्यू 0। अब हमें पता है कि NAND गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो आउटपुट में 1 मिलने की वजह से ये क्लियर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव लो इनपुट के तौर पे हमने इसको यूज किया है। तो ये क्लियर कब करेगा, ओनली जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये क्लियर नहीं करेगा। तो ओनली ये वाला जो हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर किस केस में होंगे, जब हमारे ये वाले आउटपुट्स आएंगे वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब बात ये आती है, किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें 1010 पे तो आना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ कहां तक आना है, यहां तक आना है, तो हमें यहीं पर आके क्लियर कर देना चाहिए। तो अगर हमने यहीं पर आके क्लियर कर दिया तो ये वाला हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं। जैसे यहां से 1001 मिला वैसे ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, मतलब ये वाला आउटपुट हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो हमें क्लियर कहां पे आके करना है, यहां पे आके करना है। जैसे ही 1010 आउटपुट मिले वैसे ही ये जो Q3, Q2, Q1, Q0 को हमें यहां से कनेक्शन देना है। लेकिन अभी क्या है कि डायग्राम थोड़ा होचपोच हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो अब जैसे ही हमें ये आउटपुट मिलेंगे वैसे ही क्या मिल जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। मतलब ये वाले जो आउटपुट्स हैं 1010 ये हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो अब ये वाला तो हो गया कि अब हमने क्या किया, इस 4 बिट काउंटर को क्या बना दिया, BCD काउंटर बना दिया। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो देखो मेन क्लॉक पल्स हमने कहां से प्रोवाइड किए, इस वाले फ्लिप फ्लॉप से प्रोवाइड किए। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले फ्लिप फ्लॉप से हमने मेन क्लॉक पल्स दिए, या हम सिंपली बोले Q0 वाले फ्लिप फ्लॉप से हमने क्या दी है, मेन क्लॉक पल्स दी है। और वो भी क्या है, नेगेटिव क्लॉक। मतलब ये वर्क कब करेगा, जब क्लॉक की नेगेटिव वैल्यू होगी। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, ये J K इन सभी की वैल्यू क्या करनी है, 1 करनी है। तो आप चाहे तो एक साथ भी करके इनको 1 कर सकते हो। तो ये 1 1 1 1, ये इन सबको हमें क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 1 होगी तभी हमें क्या मिलेगी, टॉगल स्टेट मिलेगी। और ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि जब J और K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, टॉगल होके मिलता है। मतलब आउटपुट क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मतलब जब J और K की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिलने वाली है, QT+1 QT का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। मतलब अगर QT की वैल्यू 0 है तो 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा। ये चीज हमें पता ही है। तो देखो अब क्या हुआ कि हमने मेन क्लॉक पल्स यहां से दिए। ये जो है हमारी मेन क्लॉक पल्स है। जब इस क्लॉक पल्स की क्या आएगी, फॉलिंग एज आएगी। मतलब यहां 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 जब क्या आएगी, फॉलिंग एज आएगी, तब हमें क्या मिलेगा, ये वाला फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा और Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह से जब Q0 की फॉलिंग एज आएगी, मतलब Q0 की वैल्यू 1 से 0 होगी, तब हमें Q1 की वैल्यू क्या होके मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट होके मिलेगी, क्योंकि ये वाला फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। इसी तरह से Q1 की फॉलिंग एज पर Q2 की क्या मिलेगी, हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। और Q2 की फॉलिंग एज पर हमें किसका मिलेगा, Q3 का क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्योंकि ये वाला फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। अब देखो इनिशियली हमें क्या करना है, सभी को 0 0 0 0 करना है। अब जैसे ही क्या हुआ, इस वाली मतलब पहली क्लॉक पल्स हमने दी, उसकी क्या आई, फॉलिंग एज आई। तो जैसे ही इसकी फॉलिंग एज आई तो Q0 ये वाला फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा और Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। मतलब 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अभी बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 0 0 ही रहेगी। इसी तरह से क्योंकि Q1, अब आपको ध्यान क्या रखना है, Q1 कब चेंज होगा, जब Q0 की वैल्यू 1 से 0 होगी। इसी तरह से Q2 कब चेंज होगा, जब Q1 की वैल्यू 1 से 0 होगी। और Q3 कब चेंज होगा, जब Q2 की वैल्यू 1 से 0 होगी। अब मैं टाइमिंग डायग्राम को बाद में बता देती हूँ, पहले हम इस पूरे को बना लेते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, मतलब ये हुई हमारी फर्स्ट क्लॉक पल्स पे। सेकंड क्लॉक पल्स पे क्या होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। क्या हो गई, 1 से 0 हो गई। अब इसकी फॉलिंग एज आने की वजह से इसका हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। मतलब 0 से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये तो क्या रहे, 0 0 ही रहे। फिर वापस से नई क्लॉक पल्स मिली तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गई। मतलब 0 से क्या हो गई, 1। अब ये 0 से 1 क्या होती है, राइजिंग एज होती है। तो ये फ्लिप फ्लॉप अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, राइजिंग एज है। फिर ये 1 ही रहेगा और ये 0 0 ही रहे। इसके बाद में फिर इसकी वैल्यू वापस अगली क्लॉक पल्स पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 से क्या हो गई, 0 हो गई। क्योंकि हम मेन क्लॉक पल्स कहां से दे रहे हैं, Q0 को ही दे रहे हैं। तो अब देखो 1 से 0 हुई, फॉलिंग एज आई, तो अब ये वर्क करेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 0
कॉम्प्लीमेंट हो गई। अब क्योंकि इसकी भी क्या है, ये फॉलिंग एज है, 1 से 0 ये, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप भी वर्क करेगा। Q2 वाला कौन सा वाला, ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्योंकि ये क्या है, राइजिंग एज है, तो ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, 0 ही रहेगा। अब फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ये Q0 की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये क्या है, Q0 की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, मतलब राइजिंग एज है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये 0 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और ये 0 ही रहेगा। इसके बाद में फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर Q0 की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये क्या है, फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज है, इसका मतलब अब इसकी वजह से Q1 वर्क करेगा, मतलब ये वाला फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, तो Q1 का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट चेंज होके क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब ये 0 से 1 मतलब क्या है, राइजिंग एज है, इसकी वजह से ये वर्क नहीं करेगा, और इसका जो आउटपुट है वो एज इट इज रहेगा, 1 ही रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसके बाद में क्या होगा फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे 0 से 1 हो जाएगी, तो यहां पर हो गया 1। इसके बाद में ये क्या है, राइजिंग एज है, इसकी वजह से Q1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा, Q2 में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा, और Q3 में भी कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। क्या हो गई, Q0 की वैल्यू 1 से 0 हो गई, मतलब क्या है, फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, तो 1 से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगेन ये क्या है, फॉलिंग एज है, इसका मतलब अब ये वाला फ्लिप फ्लॉप भी अपनी स्टेट को चेंज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 से 0 मतलब क्या है, फॉलिंग एज है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला फ्लिप फ्लॉप भी अपनी स्टेट चेंज करेगा, और जो अभी तक ये 0 था अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद में फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1 हुई। फिर ये क्या है, राइजिंग एज है, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स वर्क नहीं करेंगे, और ये भी वर्क नहीं करेगा। इसके बाद में फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे 1 से 0 हो जाएगी, 1 से 0 हुई, तो अब क्या हुआ, ये वाले फ्लिप फ्लॉप में भी चेंज होगा, तो इसकी वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद ये क्या है, राइजिंग एज है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप की तो क्या है, राइजिंग एज है, जिसकी वजह से ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, और ये भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन अब क्या, जैसे ही इनकी वैल्यू क्या हुई है, 1 0 1 0 हुई है, मतलब Q3 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो Q3 की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, 1 जाएगी। Q2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां से क्या जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 जाएगा। फिर Q1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। Q0 की वैल्यू 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 जाएगा, मतलब ये सभी क्या जाएंगे, यहां से 1 जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 यहां से, मतलब क्लियर इनपुट को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसकी वजह से ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और सभी के जो आउटपुट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अब 0 0 0 0, मतलब ये वाली जो स्टेट आएगी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब अगर हम टाइमिंग डायग्राम में देखें तो देखो, यहां पर आके हर एक क्लॉक पल्स पे क्या होगा, इस Q0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब हर एक फॉलिंग एज पर Q0 की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। मतलब कि देखो, ये यहां पर Q0 की वैल्यू चेंज हुई, फिर यहां पर आकर फिर चेंज हुई, फिर यहां पर आकर फिर चेंज हुई, मतलब हर एक फॉलिंग एज पर क्या होगी, Q0 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होगी। तो ये इस तरह से Q0 का ये डायग्राम बनेगा, Q0 इस तरह से वर्क करेगा। फिर इसी तरह से Q1 की जो वैल्यू है, मतलब अब Q0 की फॉलिंग एज कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ 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 यहाँ, तो जब जब Q0 की हमें फॉलिंग एज मिलेगी तब तक Q1 की क्या मिलेगी, स्टेट चेंज होगी, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहां तक वो 0 था, यहाँ पे आके 1 हो गया, फिर यहां तक वो 1 है, यहाँ पर आके क्या हो गया, 0 हो गया, फिर यहां तक ये 0 है, यहाँ पे आके क्या हो गया, 1 हो गया, फिर यहां तक ये क्या है, 1 है, यहाँ पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से ये जो है अपनी स्टेट को चेंज करेगा। इसके बाद में Q2, जब इसकी Q1 की फॉलिंग एज आएगी तब हमें Q2 की स्टेट चेंज होके मिलेगी। तो Q2 की स्टेट किस तरह से चेंज होके मिलेगी, तो देखो ये यहाँ पे ये क्या है, राइजिंग एज है, यहाँ पर तो ये एज इट इज 0 ही रहेगा, यहाँ पे आके ये 1 हो गया, फिर यहां तक ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यहां पर आके ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा और वापस, और फिर ये यहाँ पे आके क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसी तरह से Q3 की वैल्यू कब चेंज होगी, जब इसकी क्या आएगी, फॉलिंग एज आएगी, किसकी, Q2 की, तो ये इस तरह से आके यहां पर आकर ये 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं। देखो, जब पहले इनिशियली सभी क्या है, 0 0, मतलब ये यहां तक सब 0 0 है। जब पहली क्लॉक पल्स आई, मतलब जब पहली फॉलिंग एज आई, तो
उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू 0 0 0, मतलब हम अगर इस तरह से पढ़े तो 0 0 0 1, तो ये 0 0 0 1 मतलब पहली फॉलिंग एज पर। इसके बाद में फिर हम यहां पर आए, कहां पर, दूसरी फॉलिंग एज पर। तो यहां पर आकर अगर हम आउटपुट्स देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर इसकी वैल्यू हो चुकी है, यहां पर आकर इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, मतलब अगर हम इसको पढ़ें तो 0 0 1 0। इसी तरह से नेक्स्ट फॉलिंग एज कहां है, यहां पे है, यहां पर आकर Q0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब इसको हम पढ़े तो 0 0 1 1, ये रही 0 0 1 1, ये क्या है, थर्ड क्लॉक पल्स के बाद। इसके बाद में यहां पर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। देखो इस फॉलिंग एज पर क्या हो गई है, इसकी वैल्यू Q0 की 0 हो गई है, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, 0 हो, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई, Q2 की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई, और Q3 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको हम पढ़े तो 0 1 0 0, जो कि 0 1 0 0। इसके बाद में यहां पर आके नेक्स्ट फॉलिंग एज पर हम देखें तो क्या है, यहां पर Q0 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, Q1 की वैल्यू क्या है, 0 है, Q2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और Q3 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसको अगर हम पढ़े तो 0 1 0 1। इसी तरह से यहां पर 0, ये 1, ये 1 और ये 0, मीन 0 1 1 0। यहां पर Q0 की वैल्यू 1 1 1 0, यहां पर 0 0 0 1 मतलब 1 0 0 0। तो अगर अब हम यहां पर भी देखें तो ये देखो इसकी वैल्यू, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, ये 3 है, ये 0 1 0 0 4 है, ये 5 6 7 8 9, और जैसे ही वैल्यू क्या आई 10 है, क्योंकि BCD 0 से 9 तक काउंट करता है। तो जैसे ही वैल्यू क्या हुई 10, हमने इसको सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करके इन सभी को वापस क्या कर दिया, 0 0 0 0 कर दिया।